अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप कमेंट्स की सूरत में मुझे देते हैं। और उसमें अब आप लोग भी बाकायदगी से जुमला लिखना शुरू हो गए हैं, लव यू सो मच। ये जुमला है ही इसलिए कि मोहब्बतें बांटना एक मिशन है हम सबका। मुझसे मेरे साथ मिलके आप भी इस मिशन को आगे फैला रहे हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक के साथ मोहब्बत करना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है। इसलिए कहना है लव यू सो मच। मैंने जो लास्ट स्टोरी सुनाई उसका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया। जर्मनी से ये कहानी मुझे भेजी थी हुमना ने। वो बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं। उन्होंने जिस तरह कहानी मुझे लिख के भेजी है, यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त सीक्वेंस है, मुझे खुद पढ़ते हुए लगता है मैं कहानी के अंदर खो गया हूँ। शायद मैं इतनी अच्छी अंदाज में कहानी सुना नहीं सकता जितने अच्छे अंदाज में वो लिख के भेजती हैं। ये सच्ची वाक़यात हैं जो उनके साथ आप बीती है, जो उनकी और उनकी दोस्त के साथ हुई है, जिसकी एक स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और इस तरह की ढेर कहानियां हैं जो उनके पास हैं, क्योंकि अकेले रहते रहते, इस जिनात के साथ रहते रहते हुमना जी न सिर्फ जिनात की इतनी आदी हो चुकी हैं, बल्कि उनकी दोस्त भी जिनात के साथ रहते रहते अजीब भी हो चुकी हैं दिमागी तौर पे। आप जिनात के साथ अगर अकेले रह रहे हैं और जिनात मुसलसल उस घर में हो, आप आदी तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से दिमाग से अजीब व गरीब भी हो जाते हैं। जिसकी भी जिनात से घर में रहते हुए दोस्ती हो जाती है, तो आम इंसान की जब महफिल में बैठेगा, बात करेगा, तो बहुत जल्द उकता जाएगा इंसानों के साथ, और देखने वालों को भी लगेगा कि यार थोड़ा सा उलझा उसे मैंने पाया है। लेकिन हुमना जी की एक बात जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी उनसे बात करके, कि इतनी मज़बूत है माशाल्लाह, इतनी बहादुर हैं कि ज़िंदगी का ये मुश्किल सफ़र उन्होंने जिस अंदाज़ में गुजारा है, उसके बावजूद भी आज वो इतनी मज़बूत हैं। वरना उनकी जगह पे कोई और शख्स होता तो वो टूट चुका होता। मुझे खुद उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपकी ज़िंदगी से जितने भी जुड़े ये सच्चे वाक़यात हैं, अगर आप मेरे साथ शेयर करें तो मैं इसको ज़रूर ऑफ कैमरा में शेयर करूंगा। उन्होंने कहा ज़रूर मैं आपके साथ ये सारे वाक़यात शेयर करूंगी। तो उन्होंने एक दूसरी कहानी मुझे भेजी और कहा मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी जो एक और कहानी है वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। मैंने कहा मेरे लिए खुशकिस्मती होगी कि मैं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा और सब लोग उसको सुनेंगे। और आप लोगों को जो मैंने पहली कहानी सुनाई, जब वो लोग पेरिस में गए थे, उनकी दोस्त अमीना और उनके हस्बैंड अली और साथ में हुमना थी, तो उस कहानी को भी आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया। तो मैं हुमना जी आपके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, आप ग्रेट हैं। आपके लिए ढेर सारी दिल से दुआएं। आपसे बात करके मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है। मुझे ऐसा लगा मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुराना सा ताल्लुक़ है आपके साथ। मैं आपको पहले से जानता हूँ। मैंने आपको कहा भी सही ये बात कि मुझे लगता है मैं आपको पहले कहीं मिल चुके हैं, मैं कहीं आपको जानता हूँ। मुझे नहीं पता वो उस मखलूक की वजह से है, किस वजह से, अल्लाह बेहतर जानता है। लगा अभी भी कह रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है। सो आपके लिए भी कहूँगा हुमना जी लव यू सो मच, और ढेर सारी दिल से आपके साथ दुआएं। जो कहानी जिसके साथ गुजरा होता है ना, सच्चा वाक़या, तो वहाँ पे एक बात भी मिस हो जाए तो जिसके साथ गुजरा होता है, तो उन्होंने मुझे कहा मदर भाई एक बात आप भूल गए उसमें। क्या? मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा वो वाली बात आप बताना भूल गए, क्योंकि उनके साथ सच में ये वाक़या हुआ था। तो ये कैसे हो सकता है उनको वो बात भूल जाए? जिसके साथ गुजरी होती है ना, उसको एक एक पॉइंट याद होता है। मैंने कहा हाँ ये मैं भूल गया था, क्योंकि मैं थका हुआ था, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो इस वजह से ये पॉइंट मैं नहीं बता सका। उनकी दोस्त अमीना जो वो जिनात के साथ रहती हैं, उनके घर में जिनात हैं, ये भी इंशाल्लाह अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। अमीना के साथ ज़िंदगी में क्या गुजरी ये भी सुनाने जा रहा हूँ। और वो जो वाक़या जिसमें मैं एक पॉइंट भूला हूँ, बड़ा मज़े का पॉइंट था, वो ये था, ये असल में पेरिस गए थे। कहानी सुनाते हुए लफ्ज़ शायद मैंने कहीं आगे पीछे कर दिया है। अमीना हुमना उसकी दोस्त अमीना और अमीना का हस्बैंड अली जब ये गए थे, तो ये पेरिस शहर में गए थे। और पेरिस में इनके अली के जो दोस्त थे फराज, जिसके घर में इन्होंने जाकर रिहाइश इख्तियार की थी, तो वहाँ पे ये हुआ था, कहानी आप लोगों को याद आ जाएगी, कि जब परिंदे चूंच मार रहे थे और पंजे मार रहे थे, तो उस वक्त तक ये दोनों ख़वातीन यही समझी थी कि कोई परिंदे हैं जो बाहर से आ गए हैं। उसके बाद जो वाक़या हुआ था वो ये हुआ था, परिंदों के फ़ौरन बाद जो मैं बताना भूल गया वो ये हुआ था, पियानो की आवाज़ आई थी। घर के अंदर कोई बैठा पियानो बजा रहा था।
उस वक्त तक वो जो बच्चों ने दरवाज़ा नॉक किया था, हंसे थे, खोल रहे थे, शरारतें कर रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अभी तक उनका जो दिमाग था नॉर्मल था कि ये परिंदे वैसे आ गए और साथ ही पियानो बजना शुरू हो गया। तो हमना ने पूछा अपनी दोस्त अमीना से कि पियानो कौन बजा रहा है? फयाज भाई, फराज जो जिनके घर में होते, कि फराज भाई पियानो भी बजाते हैं क्या? रात के इस पर वो बैठे पियानो बजा रहे हैं, वो सोए नहीं है? तो उस बात पे अमीना ने कहा था नहीं, फराज पियानो नहीं बजा सकते। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा क्योंकि कार एक्सीडेंट में उनके साथ ये एक हादसा हुआ था कि उनकी एक आंख और कानों का उनका जो मसला हुआ था, कुव्वत समात, यानी कानों से सुनने की जो एक होती है वो समात उनकी चली गई थी, वो बहरे हो गए थे, जिसकी वजह से अब वो कानों में मशीन लगाते हैं तो उसके बाद आला लगाते हैं तो वो सुन सकते हैं। वो तो सुन भी नहीं सकते, जब वो सुन नहीं सकते आले के बगैर तो वो कैसे पियानो बजाएंगे? वो पियानो नहीं बजाते। पता नहीं कौन पियानो बजा रहा है। तो उसी लम्हे फिर जो अगला वाक़या हुआ था, वो दरवाज़ा में चाबी लगने की और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और वो सारा कुछ हुआ था, और वो बच्चों के हंसने की आवाज़ और वो सारा कुछ हुआ था। वो एक सच्चा वाक़या था। उन्होंने मुझे कहा 2019 का, ये बहुत पुराना वाक़या नहीं, अभी का वाक़या, 2019 में ये वाक़या हुआ था जब वो जर्मनी से पेरिस गए थे। अच्छा, अब दोनों ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थीं, परिंदे आए, बच्चे खेल रहे थे, दरवाज़ा हिला रहे थे। आम बंदा, मैंने उस दिन भी आपको कहानी में कहता है डर जाता है बहुत शदीद। तो ये दोनों डरी नहीं, मैंने कहानी में आपको सुनाया, इन्होंने ये आदी हो चुकी थी। तो कैसे? अब वो मैं स्टोरी भी आपको शुरू से सुनाने जा रहा हूँ कि ये आदी कैसे हुई, ये दोनों ख़वातीन। हमना अपने घर में कैसे जिन्नात के साथ पहले डरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी हुई, ये भी आगे सुनाऊँगा। आज सुनाने जा रहा हूँ अमीना के साथ ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात के साथ आदी हो गई। अमीना और उसका हस्बैंड अली जर्मनी में दरिया के किनारे उनका घर था, वहाँ पे रहते थे। ज़िंदगी नॉर्मल गुजर रही थी। हमना की और अमीना की अभी तक दोस्ती या मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अली का पिछली स्टोरी भी मैंने बताया था, बिज़नेस इस तरह का था, सामान वो मंगवाते, कंटेनर उनके आते, वो सामान घर में कुछ रखते, बाहर रखते और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। डिस्ट्रीब्यूशन की उनकी जॉब थी। उनके घर के नीचे जो तय खाना सा बना हुआ था, उसमें वो अपना सामान रखते थे, जो कीमती सामान होता था। जब वो बाहर से मंगवाते थे कंटेनर, उसमें से बहुत सारा सामान अपने घर के नीचे जो बेसमेंट होती, तय खाना होता, उसमें वो सारा सामान रख लेते, और जब किसी को डिलीवरी देनी होती, पहुंचाना होता, तो वो उठाते रहते और उनको देते रहते। वहाँ पे प्रॉब्लम उनको ये आ रही थी कि काफ़ी कीमती सामान होता था और दरिया के किनारे था। जब मानसून की बारिशें होती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो नीचे बेसमेंट में तहखाने में पानी सा आ जाता था और उनका वो जो कीमती सामान था वो सारा ख़राब हो जाता था। वो सामान इस तरह का था कि उसको पानी से बचाना होता था। तो इसलिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इस घर को तब्दील कर दिया जाए, और कोई हल नहीं है, क्योंकि अब इस घर में जब भी बारिश होती है ये पानी नीचे जो तहखाने में ये सारा ख़राब हो जाता है। तो अली ने अमीना की ड्यूटी लगाई कि यार तुम्हें तो पता है मैं सुबह जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि इस घर को अब बदलो, नया घर देखना शुरू कर दो, नया घर लेते हैं और वहीं रहते हैं, यहाँ पे अब रहना मुश्किल हो गया है। अमीना बहुत खुश हो गई कि हाँ मुझे भी ज़रा मौका मिल जाएगा, घर शायद ढूंढूंगी और नया घर मिलेगा, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अमीना ने अल्लाह का नाम लिया और घर ढूंढना शुरू कर दिया। घर ढूंढते ढूंढते अमीना को एहसास हुआ कि मैंने हामी तो भर ली है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है किसी घर को ढूंढना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। वक्त गुजरता रहा, अली पूछता हाँ क्या बना, और अमीना बताती अभी ढूंढ रही हूँ, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सिर्फ घर नहीं चाहिए था, एक ऐसी लोकेशन पे घर चाहिए था जिसके नीचे उसी तरह तय खाना हो, बेसमेंट हो, जिसके अंदर अली अपना सामान रख सके। घर तो बहुत से थे, लेकिन ऐसा घर ढूंढना जिसके बेसमेंट भी हो, तय खाना भी हो। अमीना असल में चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह पे घर लूँ जहाँ पे ज़्यादातर अपार्टमेंट बने होते हैं, साथ हमसाए भी होंगे। उसको बहुत शौक़ था, वो खुश इखलाक भी बहुत थी। उसके दिल की ख्वाहिश थी कि उसको हमसाए मिलें तो वो हमसायों के साथ गप्पे मारे, उनको अपने घर इनवाइट करे, उनके घर भी जाए, बैठे, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि बहुत सारे मुल्कों में तो हमसाए एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। जिस तरह मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ यहाँ पे कोई एक दूसरे को नहीं जानता, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी ऐसी जगह पे घर मिले जिसकी हमसाए हों और वो बड़े गप्पे मारे उनके साथ। जिस मुल्क में, जर्मनी में वो रह रहे थे, वहाँ का वेदर मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरह का था कि शाम के 4 बजते ही अंधेरा, घुप अंधेरा छा जाता और लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते।
जो लेट होते हैं उनको जल्दी होती किसी तरीके अपने घर में पहुँचें और जल्दी से दाखिल हो जाए घर के अंदर। 6 से 7 महीने हो गए घर ढूंढते ढूंढते, ऐसा घर नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत थक चुकी थी। और अली उनसे पूछते उनके शौहर क्या बना, तो वो कहती मैं जिस काम को आसान समझ बैठी थी, मुझे तो लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही घर ढूंढना है, अभी तक मैं घर नहीं ढूंढ पाई। अमीना जिस स्टोर से ग्रॉसरी करने के लिए जाती थी वो तुर्की के थे, बहुत नाइस थे। अमीना और उसके हस्बैंड अली का बहुत ख्याल रखते थे, दुआ सलाम उनके साथ बहुत अच्छी थी। तो अमीना ने उनके साथ जिक्र किया कि हम लोग भाई घर ढूंढ रहे हैं इस तरह का, जहाँ पे नीचे तहखाना भी हो, बेसमेंट हो, और काफ़ी अरसा हो गया हमें ढूंढते हुए, अगर आपकी कोई नज़र में हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो वो जो दुकान का ऑनर था साबिर, उसने कहा जी मेरे डैड ने एक बिल्डिंग जो है ख़रीदी है, उसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अमीना ने पूछा किस तरह की बिल्डिंग है। उसने कहा वहाँ की जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं वो 5 मंजिला होती हैं। तो उसने कहा वो 5 मंजिला बिल्डिंग है, उसके आमने सामने अंदर, बिल्डिंग के अंदर आमने सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं, बिल्कुल आमने सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो एक अपार्टमेंट है वो अगर आप देखना चाहें देख लें। तो उसके नीचे आपका जो मकसद है, एक बड़ा सा जगह चाहिए, नीचे तहखाना चाहिए जिसमें आप सामान वगैरह भी रख सकें, तो वो बिल्कुल उसके अंदर है। अमीना खुश हो गई कि ठीक है आप हमारे साथ टाइम बनाएं, हम उसको चल के देख लेते हैं। अमीना और उसका शौहर अली टाइम के मुताबिक उस अपार्टमेंट को देखने के लिए पहुंचे। जब उसका विज़िट किया तो वो काफ़ी पुराना बना हुआ था। मैंने पहले भी आपको कहा जर्मनी की काफ़ी बिल्डिंग जो हैं वो काफ़ी पुरानी है। ये वाली जो अपार्टमेंट था, बिल्डिंग जो थी, ये 1925 की बनी हुई थी। और जब उस जगह पे पहुंचे तो पहली नज़र जिस चीज़ पे उनकी पड़ी, उस बिल्डिंग के साथ एक पुराना चर्च बना हुआ था। ये बिल्डिंग 1925 की थी, चर्च इससे भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था। अपार्टमेंट में दाखिल हुए, उसको देखा तो अंदाज़ा हुआ ये नया नहीं, काफ़ी पुराना है। लेकिन जो मकसद था कि नीचे एक ऐसी जगह मिल जाए, बेसमेंट, जहाँ पे वो अपना सामान अली का जो होता है वो रख सके, तो वो उस घर के अंदर मौजूद था। अमीना ने उसे कहा साबिर भाई लेकिन ये तो बहुत पुराना है, इसमें तो ये नहीं है, ये नहीं, क्योंकि उसको पसंद नहीं आया था। तो साबिर ने कहा क्योंकि ये अभी मेरे डैड ने ख़रीदा है तो इसमें काफ़ी काम करवाने वाला है, काफ़ी पुराना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप परेशान ना हो, हम आपको सारे काम करा देंगे, जो काम कराने वाले हैं ये आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, आप परेशान ना हो। साबिर ने उनको मुतमईन कर दिया, क्योंकि साबिर देख चुका था कि अली इस घर को ओके कर चुका है, क्योंकि अली ने नीचे जाते ही जिस तरह देखा था और उसने कहा था कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ मेरा सामान आ जाएगा, ये मेरे लिए ज़बरदस्त है। तो साबिर समझ चुका था कि अली को पसंद आ चुका है। अब क्योंकि अमीना को कुछ एतराज़ात थे तो साबिर ने कहा परेशान ना हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारा ठीक करवा देंगे। उसी वक्त बाहर आवाज़ आई ऊंची सी बेल की, टन टन टन। ये चर्च के अंदर जो बड़ा सा घड़ियाल लगा था ये उसकी आवाज़ थी। तो अमीना ने पूछा ये कहाँ से आवाज़ आई। तो साबिर ने बताया कि ये साथ ही चर्च है और चर्च के साथ एक पार्क है जहाँ पे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। हर 15 मिनट के बाद चर्च का जो घड़ियाल है, बड़ा सा, घड़ी नहीं घड़ियाल है बड़ा सा, हर 15 मिनट के बाद वो इस तरह बजता है। क्योंकि ये पुराना 1925 का बना हुआ है, मोबाइल घड़ियाँ उस वक्त लोगों के पास नहीं थी, तो उस वक्त ये घड़ियाल नस्ब किया गया था ताकि लोगों को इसकी टन टन की आवाज़ से जो दूर दूर तक जाती है टाइम का अंदाज़ा हो जाए। तो अभी तक ये रिवायत बरकरार है, अभी भी ये हर 15 मिनट के बाद टन टन की आवाज़ देता है। अब तो लोगों के पास टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, घड़ियां हैं, जबकि हर के बंदे के मोबाइल में घड़ी है, लेकिन ये पुराना है, कल्चर है वहाँ का, ये चल रहा है। अमना को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, कि उसको लगा कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, ये तो हर 15 मिनट के बाद इतनी ऊँची, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही ये तो ये चर्च है, मैं तो परेशान हो जाऊँगी, आवाज़ आएगी, सोऊंगी, डिस्टर्ब होंगी। उसको ये नहीं अच्छा लगा, तो उसने काफ़ी एतराज़ात लगाए। लेकिन अली ने कहा अब क्यों इतनी नखरी कर रही हो अमीना, अल्लाह अल्लाह करके 9 महीने बाद हमें अपार्टमेंट मिला और तुम्हें फिर इसमें कोई नुक्स नज़र आने शुरू हो गए, ये है ये है, ये छोड़ो इन बातों को, बस अल्लाह का नाम लो और अब बस हम रहना शुरू करते हैं। मजबूरी थी, शोहर ओके कर चुके थे और देख चुकी थी, क्योंकि अली को उनकी पसंद की वो जगह मिल चुकी है, तो इसलिए उसको भी मजबूरन चुप करना पड़ा। और साबिर भी ऊपर से कायल करने में लगा हुआ था कि परेशान ना हो, जो कुछ दिलवाना है कराना है मैं आपको करा दूंगा। तय हो गया ठीक है इस अपार्टमेंट में रहना है, और फाइनल हो गया, उनको चाबी मिल गई और उन्होंने फ़ैसला किया अब इसके अपना सामान शिफ्ट करते हैं।
ट्रक भर के लाए, वो जिस तरह लोड करके लाते हैं वो सामान लोड करके लाए। उस घर के अंदर सारा सामान शिफ्ट किया गया और अली ने कहा जो साथ में लेबर आई थी उनको कि यार सबसे पहले जो बेड है ना आप इसको उतार के इसको फिट कर दे ताकि हमारे रहने के लिए, सामान तो ऐसा ऐसा टाइम लगेगा, सेट होता रहेगा, लेकिन कम से कम आप बेड को जोड़ दें ताकि आज रात हम सो तो सकें, ये ना हो कि ज़मीन पे सोना पड़े। लेबर ने जाते ही बेड सबसे पहले उतारा और उसको जोड़ के कमरे में सेट कर दिया और बाकी सामान उतारते रहे। और जब सारा सामान उतार चुके तो अली ने कहा ठीक है, बाकी जो रह गया, अमीना से कहा आप इनसे काम करवाएं, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, मैं 1-2 घंटे बाद आऊँगा। वो चले गए और लेबर से काम करवाने के बाद जब वो लेबर भी चले गई तो तकरीबन शाम के, रात के कहिए 7 बज चुके थे। जिस शहर में 4 बजते ही हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता था, तो वहाँ पे रात के 7 बजे तो ना हू का आलम था, होता था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और अगर कोई गलती से गुजर भी रहा होता था तो उसको जल्दी होती थी कि मैं जल्दी से अपने घर में दाखिल हूँ। ठंड बहुत होती थी। जब सारे लेबर बाहर चले गए तो हम अमीना ने कहा मैं थक चुकी हूँ, मुझे आधा घंटा 1 घंटा सारा दिन सामान पैक करते और घर से उठवा के रखवाते, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे तकरीबन आधा घंटा रेस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारा सामान मैंने अकेले पैक करना है, पैक कह रहा हूँ, खोलना है और इसको सेट करना है, तो मैं थकी हुई हूँ। अली तो अभी 2-3 घंटे के बाद ही आएंगे, मैं 1 घंटा रेस्ट करूँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सामान खोलूँ और जो ज़रूरी सामान है वो मैं सेट कर दूँगी। उसने किचन के 2-3 बर्तन जो बहुत ही ज़रूरी थे, जिस तरह चाय के लिए होती है, खाना गर्म करने के लिए होते, वो उसने खोल के रखे और सीधी बेड पे चली गई। दरवाज़ा उसने बंद किया, वो जो लेबर के लोग थे वो चले गए, दरवाज़ा उसने बंद किया। आते ही उसने एक डब्बा खोला और उसमें से पता था ये किचन का कुछ अहम ज़रूरी सामान, उसके वो बर्तन निकाले किचन में रखे और बेडरूम की तरफ चली गई। बेडरूम में जाते ही उसने बेड के ऊपर लेट गई। काफ़ी थक चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें आज पहला दिन था उनका आते हुए। थोड़ी देर पहले शोर था, कभी कुछ रखने की आवाज़, इधर रख दो, ये कर दो, वो कर दो, जर्मन ज़बान में वो बोल रहे थे। अब हर तरफ खामोशी थी, सामान रख के वो चले गए थे। थी तो सिर्फ एक अमीना जो अपने बिस्तर पे लेटे इस अंदाज में, जैसे आँखों के ऊपर बाजू को रख लेते हैं, तो अपनी दोनों आँखों पर इस तरह बाजू रखे वो लेटी थी। आँखें उसकी बंद थीं, लेकिन उसका दिमाग सोच रहा था पहले कौन सा काम है जो मैं उठ के करूं, कौन सी सेटिंग है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं उसको करूं। अपार्टमेंट के अंदर लाइट हर तरफ चल रही थी, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, कहीं बॉक्स थे और एक बेड था जो जुड़ा था जिस पे अमीना लेटी थी। तो वहीं पे आंखें बंद किए जो सोचे जा रही थी कि क्या करूं, उसको आवाज़ आई, उसके कानों ने, जो पहली आवाज़ थी, हमसायों में से कोई था जो लड़ रहा था। बहुत सारी औरतों की और बहुत सारी, ज़्यादातर मर्दों की ऐसी आवाज़ थी जो आपस में लड़ रहे थे, बातें कर रहे थे और ऊंची ऊंची लड़ रहे थे। उसी लम्हे उसके कानों ने आवाज़ सुनी, किसी ने बर्तन कोई उठाया और उठा के उसको ज़ोर से ज़मीन में पटक दिया। साथ भी आवाज़ ऊंची हो गई अगले बंदे की। अगला बंदा जब ऊंची आवाज़ में बोला तो उसने भी कोई बर्तन उठाया और उस बर्तन को उठा के उसने किसी शीशे में मारा और इतनी ज़ोर से बर्तन को शीशे में मारा गया कि शीशा टूट गया और शीशे टूटने की एकदम से आवाज़ दूर दूर तक फैल गई। वो जो बिस्तर पे लेटी थी, एकदम से उसका दिल धड़क गया कि कितने खौफनाक जगह पे मैं आ गई हूँ कि हमारे जो हमसाए हैं वो इतने लड़ाका हैं कि उनके बीच में आते ही पहले दिन जो मेरी आवाज़ कानों को सुनने को मिली है वो लड़ाई की है। जिस वक्त किसी शीशे के अंदर बर्तन लगा तो वो ऐसा हमला था कि उसके बाद बाकायदा तौर पे बर्तन और थे जो मुसलसल कभी दरवाजे के अंदर मारा जा रहा था, बर्तन को कभी खिड़की के अंदर मारा था, कभी छत के अंदर लगने की आवाज़ आ रही थी, कभी बर्तन के ज़मीन पे लगने की आवाज़ आ रही थी, कभी बर्तन के टूटने की आवाज़ आती और कभी महसूस होता कि कोई बर्तन लोहे का है जिसको मारा गया है, जो ज़मीन पर पटका गया है, जो ज़मीन पर गिरने की लोहे की आवाज़ आई है। और ये इतनी तेज़ आवाज़ें थीं जो दूर से आ रही थीं,
जिससे वो सहम सी गई कि मैं तो सोच के आई थी अच्छे हमसाए होंगे, उनके साथ गपशप करूंगी, बैठा करूंगी, मिलने जाऊंगी, ये कैसे हमसाए हैं कि पहले दिन ही अंदाज़ा हो रहा है ये तो बहुत ही लड़ाका से लोग हैं। अभी तक उसका बाजू उसी तरह उसकी आंखों पे था, आंखें उसकी अभी तक उसी तरह बंद थीं, और वो उन हमसायों को सोच रही थी, नेबर्स को सोच रही थी जो शदीद लड़ रहे थे, ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। कुछ देर तक इसी तरह बर्तन फेंके जाते रहे एक दूसरे को, कभी वो पार्टी फेंकती, कभी दूसरा फेंकता, कभी शीशे में मारा जाता, कभी सामने दरवाजे में, कभी खिड़की में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्तन गिरने की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन लड़ाई का शोर अभी भी मौजूद था। जो भी हमसाए थे वो अभी तक लड़ रहे थे। कुछ देर तक वो आवाज़ों को सुनती रही और ये सोचती रही क्या बनेगा इस घर में, कैसे रहेंगे हम यहाँ पे जहाँ पे इतनी शोर शराबा और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन दिमाग ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है आज हो गई हो, क्या पता ये लोग लड़ते ना हों, लेकिन आज ऐसा हो गया हो कि इनकी लड़ाई हुई हो। लेकिन वो जो लड़ने वाले थे, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जा रहे थे। वो अपने घरों से निकल के शायद इनके घर के दरवाजे के करीब आते जा रहे थे कि वो आवाज़ इसके कानों के और करीब आ रही थी। वहीं पे ऐसा लगा कि वो आवाज़ अब बाहर से नहीं अंदर से आना शुरू हो गई है, और अंदर से वो जो लड़ रही थी, वो कई आवाज़ें थी जो ऊंची ऊंची लड़ाई में, बहस में लगी हुई थी और एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। वो आवाज़ें होते 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 करीब होते होते अमीना के बिस्तर के बिल्कुल करीब से आनी शुरू हो गई। अब वो जो कोई भी थे जो लड़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे, उसके बेड के करीब खड़े होकर बोल रहे थे। जो सोई नहीं थी, आंखों पे इस तरह बाजू रख के सोई थी, तो वो सोचना शुरू होगी मेरे घर में तो कोई दाखिल हो ही नहीं सकता, दरवाज़ा तो मैं खुद अंदर से बंद करके आई हूँ, तो ये लड़ने वाले नेबर्स जो भी हैं कैसे मेरे घर में दाखिल हो गए, और ना सिर्फ दाखिल हुए, इनकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेड के करीब खड़े होकर लड़ रहे हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, खौफ दिमाग पे छा गया। दिमाग ने कहा लगता है ये नेबर्स नहीं कोई और हैं। किसी इंसान की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती किसी घर के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाएं और लड़ रहे हैं, क्योंकि जब किसी जर्मनी जैसे मुल्क में कोई औरत अपने बिस्तर पे लेटी हो तो किसी की इतनी जुर्रत नहीं है वो लड़ते लड़ते घर के अंदर आ जाए, ये देख भी ले कि औरत सामने लेटी है फिर भी वहाँ पे खड़ा होकर लड़े, जबकि वो उस घर में दाखिल ही नहीं हो सकता। एकदम से उसने अपने आंखों से बाजू हटाया और आंखें खोल के सामने देखा तो उसी लम्हे हर तरफ खामोशी छा गई। बाजू हटाने से पहले तक जो अभी तक उसके कान किसी के लड़ने की आवाज़ सुन रहे थे, जो बिल्कुल बेड के सर के ऊपर से आ रही थी, बिल्कुल कोई बेड के करीब खड़ा था, और एक नहीं कई ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे जो लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे। उसके कान फटने वाले हो गए थे उनकी आवाज़ से। जैसे ही उसने अपने बाजू से हाथ हटाया और आंखें खोली, एकदम खामोशी छा गई। ऐसा लगता था यहां पे तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो नींद में तो थी नहीं, वो तो जाग रही थी। उसने क्लियर सुन लिया था, होशो हवास में थी कि आवाज़ें इस जगह से आ रही थी। और ये पहला वाकया था इस तरह का जो उसकी ज़िंदगी में हुआ था। उसके दिमाग ने उसको क्लियर कह दिया था, भाग, ये वहम नहीं, ये हकीकत है। बोलने वाले इंसान नहीं, जिन हैं। ये जिन्नात थे जो इतना ज़्यादा शोर पैदा कर रहे थे, बर्तन तोड़ रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, इसके तुम्हारे बेड के करीब आके खड़े लड़ रहे थे। ये और नहीं, जिन्नात हैं, जिन हैं। एक कमज़ोर सी औरत के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो घर में अकेली है और उस घर के बारे में नहीं जानती। आज उसका पहला दिन है और उस घर में जिन है, तो इंसान का हार्ट फेल हो जाए, दिल फट जाए। लेकिन क्योंकि वो एक इबादत गुजार थी, उसकी दिल की धड़कन तो तेज़ थी, वो खौफज़दा तो थी, लेकिन सिर्फ ये हुआ कि वो बेहोश नहीं हुई। खौफ की वजह से इतना ज़रूर हुआ कि छलांग मार के उठी। वो अपनी जूती भी पहनना भूल गई, वो अपना दुपट्टा लेना भी भूल गई और तेज़ी के साथ भागी दरवाजे की तरफ। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के उसने नंगे पाँव बग़ैर दुपट्टे के भागना शुरू कर दिया और भागते भागते रोड पे आके खड़ी हो गई।
दिल की धड़कन उसकी तेज थी, सांस उसकी फूली हुई थी, उसके कान अभी तक उन आवाज़ों को याद कर रहे थे जो लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें थीं, जो बर्तनों की आवाज़ें थीं, जो शीशे टूटने की आवाज़ें थीं, जो उसके करीब खड़े होकर बोल रहे थे। अभी तक वो उनको सुन पा रही थी, अभी तक उसके कान, अब आवाज़ें तो नहीं आ रही थी, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा तारी हो गया था कि उसके दिमाग पर वो आवाज़ें सवार हो गई थी। ऊंची ऊंची वो सांस ले रही थी, वो कांप रही थी, लेकिन उसकी निगाह सामने पड़ी तो अली सामने खड़ा था, उसका शौहर। कुछ लोगों से वो बात कर रहा था। रोड के वो उस तरफ था और ये रोड के इस तरफ खड़ी थी। जैसे ही अली की बात करते करते उसकी तरफ निगाह पड़ी तो वो एकदम देख के हैरान हो गया कि अमीना ने ना ही पाँव में जूती पहनी है और ना ही सर पे दुपट्टा लिया है। तो बात करते करते ना सिर्फ रुक गया, बल्कि ऐसे अंदाज में अमीना को देखना शुरू हो गया जैसे वो कह रहा हो, क्या हुआ है, तुम पागल हो गई हो, तुमने ना ही दुपट्टा लिया और ना ही तुमने जूते पहने हुए, ये किस अंदाज में तुम बाहर निकल के आ गई हो। आंखें इस तरह क्या कह रही थी। जब उसने पढ़ लिया कि अली की आंखें इस तरह कह रही है कि अकल से काम लो, किस तरह खड़ी हो तुम, जूते तक नहीं पहने और दुपट्टा भी नहीं लिया, तो वो समझ गई कि अली गुस्सा हो रहे हैं। तो उसको एकदम से हौसला आया कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो जो औरत एकदम से तड़प गई थी, डर गई थी, जिसका दिल अजीब सा हो गया था इस वहम से, इस खौफ से कि जिन्नात तो 100% मैंने महसूस कर लिया, मैं घर में अकेली हूँ। इंसान का अकेला होना ही उसको डराता है। अब जब उसने देखा शौहर सामने खड़ा है तो उसके अंदर एक हौसला आ गया, एक हिम्मत से आ गई कि अली मौजूद है, मुझे अपने आप को हौसले में लाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई। उसने सोचा अली हैं, भाग के जाके कम से कम मैं जूते भी पहन आऊँ, दुपट्टा भी ले आऊँ और घर की चाबी भी उठा के ले आऊँ। एक चाबी अली के पास थी, लेकिन अपनी जो अमीना की चाबी थी वो चाबी भी अभी अंदर पड़ी थी। उसको जब अली ने इस अंदाज में देखा तो वो थोड़ी सी शर्मिंदा सी हुई और उसके अंदर एक हौसला सा पैदा हुआ। घर से जब वो निकली थी तो आयतुल कुर्सी मुसलसल पढ़ते हुए निकली थी। वो जो उसके अंदर एक हिम्मत सी आई थी कि वो उठ भी सकी थी और भाग भी सकी थी, तो वो असल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। जब बाहर शौहर को देख लिया तो दोबारा से हिम्मत जमा की और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वो दोबारा अंदर दाखिल हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला धड़कते दिल के साथ, तो ऐसा उसको लगा कि जैसे कोई सामने खड़ा होगा। दरवाज़ा खोलूंगी तो कोई सामने ही होगा। दरवाज़ा खोलते ही लेकिन सामने कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। उसने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आंखें खोलती भी थी, डर से आंखें बंद भी करती थी। लेकिन जब बंद करती थी तो और खौफ आता था। अमीना कहती है जब आंखें बंद कर लेती थी तो मुझे और खौफ आता, तो फिर मैं जल्दी आंखें खोल लेती थी और खौफ में इतनी थी कि खौफ से मेरी आंखें बंद हो जाती। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई बेड तक गई। मैंने जाके वहाँ पे अपनी चप्पल पहनी, जूती पहनी, दुपट्टा लिया, घर की चाबी ढूंढी और बाहर आ गई मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए और सीधी अली की तरफ आई। लेकिन बाहर आते ही एक और झटका उसका इंतज़ार कर रहा था। अली वहां पे मौजूद नहीं था, शायद वो चला गया था। उसको अजीब सा लगा कि अली ने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, मुझे सिर्फ आंखों से इशारा किया जाओ ये दुपट्टा पहन के और जूते पहन के, और चला भी गया। उसके हाथ में जो मोबाइल था उसने फौरी तौर पे मोबाइल निकाला और अली को कॉल की। हस्बे मामूल अली जब काम पे होता था तो फ़ोन अटेंड नहीं करता था। उसने कॉल की तो अली ने कॉल नहीं उठाई, तो वो समझ गई कि अली कॉल नहीं उठाएगा। एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि सामने वाला वाकई अली था या ये भी वही मखलूक थी। तो वो एकदम से और डर गई। उसको शक होने लगा, अली तो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे इतनी देर से, मुझे तो काफ़ी देर हो गई थी, मैं एक दो पैकेट मैंने खोले, किचन का सामान कुछ रखा, बर्तन रखे, फिर जाके सोई हूँ, तो अली कैसे इतनी देर खड़ा होकर किसी के साथ बाहर बातें करता रहा, जबकि वो यहाँ पे किसी को जानता नहीं। जब मैं बाहर निकली थी तो वो इस अंदाज में बातें कर रहा था जैसे वो किसी का दोस्त हो, कोई जान पहचान वाले हो। एकदम उसके दिमाग ने कहा वो अली नहीं था। वो जो इस तरह घूर के उसने उसको देखा था वो अली नहीं था, वो भी कोई जिन ही था। और वो जो साथ खड़े थे शायद वो भी कोई जिन्नात ही थे, क्योंकि जिस तरह वो गायब हो चुके थे। लेकिन दिल में एक आस थी, नहीं नहीं नहीं, मेरा वहम हो सकता है, वो अली ही था, ऐसा नहीं है।
अब अली कॉल अटेंड कर लेता तो इस बात की तस्दीक हो जाती। अली ने हस्बे मामूल जब कॉल अटेंड नहीं की तो अब वो परेशान हो गई कि या अल्लाह, रात के 7 बजे मैं इस टाइम जाऊं तो कहाँ जाऊं, गाड़ी भी अली के पास है। और आज घर का पहला दिन, 4 बजे ही दुनिया अपने अपने कमरों में घुस जाती है, घरों में घुस जाती है, सर्दी फैल जाती है, घुप अंधेरा हो जाता है। इस वक्त तो रात के 7 बजे हैं, बंदा ना बंदे की ज़ात, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। एक अकेली औरत जो बाहर खड़ी होकर सोच रही है, उसको समझ नहीं आ रही वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए। उसने फैसला किया, अली पता नहीं कब आते हैं, बाहर शदीद ठंड है, मैं बाहर इतनी देर यहाँ पे रुक नहीं सकती, मुझे अब वापस जाना चाहिए। लेकिन फिर उसको याद आ गया, जो मैं भी अभी आपको बताना भूल गया था, जिस वक्त दोबारा से चप्पल पहनने के लिए और अपना मोबाइल फ़ोन और दुपट्टा लेने के लिए गई थी, तो उसी वक्त उसको किसी के हंसने की आवाज़ आई थी, क्लियर हंसने की आवाज़। और इस तरह हंसने की आवाज़, जो वहाँ पे रहते थे वो इस तरह उसके ऊपर हंस रहे थे। डरा दिया ना तुम्हें, डर के भाग गई ना तुम, और ऐसी डर के भागी हो तुम कि तुम्हें चप्पल पहनने, जूते पहनने भी याद नहीं रहे। तो वो हंसी कुछ इस तरह की हंसी थी, और उसने क्लियर हंसी सुनी थी। पहली दफ़ा तो वो बगैर जूते पहने डर के भाग आई थी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो सामान लेने गई थी तो क्लियर उसके ऊपर वो हंसे थे, अपना आप दोबारा से उसको महसूस करा रहे थे। हाँ, पहले भी तुम्हें यकीन था, लेकिन हम क्योंकि तुम्हें क्लियर बताना चाहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, हम भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। अब अंदर जाते हुए उसका दिल घबरा रहा था उस घर के अंदर, कि इस घर में मैं कैसे दाखिल हूं। वो जो पहले लड़ रहे थे, मेरे करीब आके खड़े हो गए थे, दूसरी दफ़ा हंसे थे मेरे ऊपर, अब तो वो अब भी मौजूद होंगे। लेकिन उसने कहा, मुझे अपने आप को मजबूत करना है, मुझे हिम्मत जमा करनी है, वरना इस सर्दी में मैं ठठर के रह जाऊंगी। उसने अपने मोबाइल पे ऊंची आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद की लगा दी। कुरान मजीद की ऊंची आवाज़ में जैसे ही उसने तिलावत लगाई तो उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हो गई। वो ख़ुद भी विर्द कर रही थी आयतुल कुर्सी का, और मोबाइल पे भी उसने चलाया हुआ था। अब उसको कम से कम ये एक हौसला था दिल के अंदर के कुरान मजीद मैं ख़ुद पढ़ भी रही हूँ और मोबाइल पे चल भी रहा है, तो ये मखलूक मुझे कम से कम नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो अपने बेड पे जाने के बजाय किचन के अंदर चली गई और उसने जाके इस तरह काम करना शुरू कर दिया, जैसे वो उस मखलूक को कहना चाह रही हो कि मैं तुमसे डर नहीं रही, मैं अपने काम में बिज़ी हो गई हूँ। लेकिन अंदर से वो जानती थी वो बिज़ी नहीं है, अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश कर रही है, उस मखलूक को धोखा देने की कोशिश करी, असल में डरी हुई है। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत की वजह से उसको एक हौसला बहाल रहा और वो काम करती रही। घंटे 1.5 घंटे के बाद अली, 2 घंटे के बाद अली घर में दाखिल हो गए। अली ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसको आवाज़ नहीं आई, क्योंकि ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत लगी हुई थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अली उसके करीब पहुंचा तो एक अली को देखते ही वो इतनी अंदर से खौफज़दा थी। अली जैसे ही उसने महसूस किया पीछे कोई आया है, उसने मुड़ के देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई, और वो चीख इतनी ज़्यादा ऊंची थी जिससे अली को महसूस हो गया कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और इसने जो चीख मारी है मुझे अली समझ के नहीं, मुझे कुछ और समझ के चीख मारी है। तो अली भाग के उसके करीब पहुंचा और उसको पकड़ लिया। क्या हुआ अमीना? तो वो कांपना शुरू हो गई, वो समझ गया कुछ गड़बड़ हुई है। उसने कहा बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा पहले ये बताइए। जब उसको कुछ हौसला हुआ, अली ने उसको दिलासा दिया, उसको पकड़ा, उसको हौसला हुआ, तो अली ने कहा बताओ क्या हुआ? उसने कहा जब मैं बाहर आई थी बगैर चप्पल पहने, तो ये आपने मुझे घूर के देखा था, तो आप अंदर क्यों नहीं आए, आप मेरी तरफ क्यों नहीं आए? उसने कहा कब? उसने कहा ऐसे ऐसे। उसने कहा जब मैं यहाँ से गया हूँ मैं तो बाहर रुका ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर किसी को जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं कैसे बाहर रुकूँगा? और अल्लाह की बंदी मेरी बीवी अगर बग़ैर पाँव में जूता पहने नंगे पाँव भागती हुई बाहर आ जाएगी तो मैं उसको गुस्से में खड़ा घूरूंगा कि तुमने जूता क्यों नहीं पहना, मैं तो भाग के उसकी तरफ पहुंचूंगा कि भाई क्या हुआ है। ये तो इंसान की नेचर है, जब अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को इस अंदाज में देखे कि उसने जूता भी नहीं पहना और वो डरी हुई है, सहमी हुई है, नंगे पाँव बाहर आ गई है, तो वो घूरेगा उसको गुस्से में कि तुम क्यों आई हो, तो भाग के उसके बाद पहुँच जाएगा, क्या हुआ है उसे पूछेगा, सब खैरियत है ना। तुम्हें ये अक्ल नहीं आई कि अगर वो मैं होता तो तुम्हें गुस्से में घूर रहा होता, मैं तो भागते हुए तुम्हारी पर तरफ आ जाता।
तो उसने कहा पूरी बात बताओ। तो फिर उसने शुरू से लेकर एंड तक वो सारी बात बताई कि जब वो लेटी और कैसे लड़ाई की आवाज़ आई, बर्तनों की आवाज़ आई, और उसके बाद कोई बातें करते करते उसके करीब आया और कैसे वो बाहर गई, उसने अली को देखा। और जब दोबारा मोबाइल और चाबी लेने के लिए, चप्पल पहनने के लिए अंदर आई तो कोई हंस रहा था उसके ऊपर। वो काफ़ी देर बाहर खड़ी रही, सहमी रही, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेके अंदर आई और इस तरह उसने मोबाइल पे तिलावत लगा के किचन में काम करना शुरू कर दिया। अंदर से वो डरी हुई थी। उसने कहा अली, हमें इस घर में नहीं रहना, मुझे इस घर को चेंज करना है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अली ने कहा ओके, तुम परेशान ना हो, जल्द ही हम नया घर ढूंढते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात यह है 8-9 साल हो गए हैं, वो लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं। पहली कहानी जो मैंने सुनाई थी कि ये लोग जब पेरिस गए थे, अली, अमीना और उनकी दोस्त हुमना, तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अमीना उन जिनात के साथ रहती रहती उनकी आदी हो चुकी है, अब वो डरती नहीं है। इसलिए वो जब बच्चे हरकतें कर रहे थे, दरवाज़ा खोल रहे थे, हंस रहे थे, कोई पियानो बजा रहा था, उनको क्लियर हो गया था ये जिनात हैं, तो उन्होंने कहा था ओ भाई तंग मत करो, सोने दो, हम पहले ही थके हुए हैं। तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, ज़्यादा डरे नहीं थे, वरना तो मैंने कहा था इंसान का तो जान निकल जाए। वो दोनों ख़वातीन ज़्यादा डरी नहीं थी। अली के साथ भी ऐसे हुआ था, कमरे में लेटा था, कभी खिड़की खुल जाए, ये वो भी उठ के बाहर आके सिगरेट पीने बैठ गया था ड्राइंग रूम में। वो भी इतना डरा क्यों नहीं था, वरना आम इंसान तो शदीद खौफज़दा हो जाता। वो इसलिए कि आज भी अमीना और अली उसी घर में रहते हैं जहाँ पे वो सब रहते हैं, और वो तादाद में कितना हैं, उनके नाम क्या हैं, अमीना उनके साथ बातें क्या करती है, कैसे वो अमीना के बर्तन लेके भागते हैं और वो बाकायदा उनके पीछे भागते हुए जाती है, मेरा बर्तन दे दो। अब यहाँ तक हो चुके हैं मामलात उस घर में 8-9 साल से रहते हुए। अमीना और अली इतना आदी हो चुके हैं उस मखलूक के, ज़्यादातर अमीना, क्योंकि जब अली आ जाता है उस वक्त शरारतें कम होती हैं, 2 बंदे घर में होते हैं, वो कम अपना आप महसूस कराते हैं, लेकिन अली को पता है उस घर में जिनात हैं। लेकिन अमीना के साथ इतनी हो चुकी है, कितने हैं, क्या करते हैं, क्या क्या लड़ाइयाँ होती हैं इनके बीच में, क्या क्या शरारतें होती हैं, क्या क्या कुछ हो चुका है, ये सब मुझे हुमना जी ने कहा है कि अगले पार्ट में, क्योंकि फिर क्या क्या हुआ उनके साथ, कितना कुछ हुआ वहाँ पे। ये तो थी वो शिफ्टिंग की कहानी, जो पहला दिन उनके साथ गुजरा। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ अमीना के साथ, कितना 9 साल में किस तरह उसने वक्त गुजारा उस जिनात के साथ, उस मखलूक के साथ, उन्होंने कहा ये नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मैंने कहा ज़रूर इसको पार्ट वाइज कर लें, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहानी लिख के भेजी थी और वो लिखती, मैंने कहा ना, जिस तरह ज़बरदस्त अंदाज में एक आम लोग लिखते हैं, जो मुझे बड़ी मुश्किल से समझ आता है। स्टोरी को 3-3 दफ़ा पढ़ता हूँ फिर समझ आता है, अच्छा ये लाइन थी, इसका मतलब ये था, स्पेलिंग अजीब से होते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त लिखती हैं तो शायद इतना अच्छा मैं सुना नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आज के लिए इतना, फिर आगे। तो मैंने कहा ज़रूर, तो वो इंशाल्लाह मुझे स्टोरी मज़ीद लिख देंगी और उसको एज़ इट इज़ इसी को यहीं से कंटिन्यू करूँगा कि अमीना ने वहाँ पे जो वक्त गुजारा 8-9 साल, फिर कैसे गुजारा। उसके बाद हुमना जिन्होंने स्टोरी भेजी है, उनके घर में भी एक जिन है जिसके साथ वो इतने अरसे से रह रही हैं। उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या होता रहा है, वक्त उन्होंने कैसे गुजारा है, कैसी कहानी है, वो सब भी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा अगला पार्ट इंशाल्लाह अमीना का। क्योंकि मे बी जो थर्सडे को आप स्टोरी सुनते हैं, ईद होगी उस दिन, ईद का शायद दूसरा दिन होगा, तो इसका पार्ट 2 नहीं शायद सुनाऊंगा, पार्ट 2 आगे सुना दूंगा। एक पहले से मैंने सोच कर रखा है, एक ईद गिफ्ट देना है आपको, एक स्टोरी भी एक ऐसी हो जो मज़ेदार हो। ये भी एक मज़ेदार स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई, लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये तो अब चलती रहेगी, ये तो अब सीक्वेंस इस तरह का बन गया है। इन दोनों के साथ, मियाँ बीवी के साथ क्या गुजरी 8-9 सालों में, आगे क्या क्या कुछ हुआ, हुमना के साथ क्या क्या हुआ, ये इंशाल्लाह मैं आपको सुनाता रहूँगा। लेकिन एक अलग से स्टोरी जो एक सच्ची कहानी है जिनके साथ बीती और जो मैंने सुनी, तो मैंने फ़ैसला किया ये ईद के लिए मुझे रखनी चाहिए, ये कहानी मैं आपको ईद पे सुनाऊंगा। तो ईद गिफ्ट के नाम से इंशाल्लाह ये कहानी ईद पे जो आप सुनेंगे वो एक ज़बरदस्त कहानी है, मज़ा आएगा आपको कहानी सुन के। तो वो मेरी तरफ से ईद का आपके लिए गिफ्ट होगा। और ये जो स्टोरी है इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, मुझे हुमना ने तस्वीरें भी भेजी हैं उस चर्च की, उसके ऊपर जो घड़ियाल लगा हुआ है उस घड़ियाल की भी, और इनकी जो बालकनी है उस बालकनी के साथ तो इतना बड़ा जंगल है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि देख के कि मैंने डर लगता है। मैं कहता हूँ जिन्नात वहाँ पे तो मखलूक ही मखलूक होगी, जिस तरह का वो जंगल है
जो उनकी बालकनी से नज़र आता है। तो उनको मैं कहूँगा, अमीना जी को एक जो रिक्वेस्ट मैंने करनी है, वो तस्वीरें उन्होंने खींची हैं इस तरह, एक मोबाइल हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम रखते हैं ना, जिस तरह हम सीधा इस तरह मोबाइल रख के तस्वीर खींचते हैं, जिसमें कोई मोबाइल पड़ा भी नहीं है, तो स्ट्रेट जो तस्वीर खींची जाती है ना, तो साइडें ब्लैक आ जाती हैं। तो अगर आप मोबाइल को इस अंदाज में, यानी इस तरह पकड़ने की बजाय, कांच हम इस तरह लगाते हैं ना, अगर आप इस तरह पकड़ लें तो वो वीडियो भी फुल स्क्रीन हो जाती है और साइडें खाली भी नहीं होती। तो जिन्होंने वीडियो भी काफ़ी बना के भेजी हैं और तस्वीरें भी, तो मैं आज वैसे ख्वाहिश थी कि लगा दूं ऑफ कैमरा में, लेकिन आज नहीं लगा रहा। उसकी बजाय मैं रिक्वेस्ट उनसे दोबारा करता हूं कि इस स्टोरी को मैंने कंटिन्यू करना है आगे भी। तो उनके घर के साथ वो जो चर्च है, वो जो बालकनी से उनका नज़र आता है, बड़ा खौफनाक जंगल से, मैं उनको कहूँगा वो दोबारा से तस्वीरें मुझे बना के भेजें। तो इंशाल्लाह वो तस्वीरें भी मैं आगे आपके साथ, जो अगली इसी पार्ट को जो कंटिन्यू करूँगा, घर में उनके साथ क्या क्या वो अमीना जी के साथ, अली के साथ और अमीना के साथ, तो उसके साथ वो तस्वीरें भी चर्च की, जो हर 15 मिनट के बाद। और हाँ, जब अमीना पहली दफ़ा वो लड़ाई की आवाज़ें आई थी, बर्तनों की आवाज़ें आई थी, वो लेटी हुई थी ऐसे हाथ रख के और भागती हुई जब बाहर आई थी, वो कहती हैं जैसे ही मैं बाहर निकली थी तो उसी वक्त घड़ियाल ने उनका और दिल निकाल लिया था, क्योंकि उसी वक्त एक बहुत ऊंची आवाज़ आई थी, टन टन टन। एक औरत जो पहले ही घबराई हुई भाग के बाहर आई थी और ऊपर से घड़ियाल बजा था, तो वो और डर गई थी। तो इसी कहानी को कंटिन्यू भी करूँगा और तस्वीरें भी और वीडियो भी वो दोबारा से जो बना के भेजेंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये एक इतिहास की कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसका सीक्वेंस जारी रहेगा और ढेर सारी दुआएं आप सब देखने वालों के लिए और अमीना जी के लिए भी और हुमना जी आपके लिए भी ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। सो आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजते रहिए, सबकी कहानी 1by1 इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करूंगा। नंबर मेरा वही है व्हाट्सअप का, +9231366550। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। इस पर आप कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। लास्ट में लफ्ज़ स्टोरी उर्दू में इंग्लिश में लाजमी लिख के भेजना है। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इस ईद पे मज़ेदार स्टोरी और उसके बाद ये वाली सबसे मज़ेदार स्टोरी जो है आगे इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।